हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम विजन का मैगज़ीन कर रहे थे जो कि सितंबर मंथ का था और सितंबर मंथ में जो है विजन आईएएस के मैगज़ीन में हम कर रहे थे पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज़। तो हमने पॉलिटी एनवायरनमेंट नहीं पॉलिटी हमने पॉलिटी कर रखा है, आईआर कर लिया है और इकोनॉमी, ठीक है? तो अभी हम सिक्योरिटी का करेंगे। तो चलिए सिक्योरिटी का स्टार्ट करते हैं जो भी सितंबर मंथ में जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ थे। तो इसमें पहला न्यूज़ है ड्रोन्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जो है यूपीएससी के टेस्ट, एनसीईआरटी और विजन आईएएस मैगजीन्स और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत सारे टेस्ट और करना चक्र वगैरह कंप्लीट करवाए गए हैं, बाकी चल भी रहे हैं। और इन सब चीज़ों के कंटेंट के लिए पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए ओके। तो ड्रोन्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। असम राइफल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने मणिपुर में ड्रोन रोधी सिस्टम तैनात किए हैं। इसका उद्देश्य विद्रोहियों के ड्रोन हमले से निपटना है। तो आजकल ड्रोन हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अन्य संबंधित तथ्य में मणिपुर में सशस्त्र आतंकी समूह इम्पैक्ट एम एक्सप्लोसिव गिराने के लिए ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे अधिक ऊंचाई से बम गिराया जा सकता है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन रोधी सिस्टम तैनात कर रहे हैं। ड्रोन रोधी सिस्टम रियल टाइम आधार पर विद्रोही समूह के ड्रोन्स की पहचान करने, उनका पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं। साथ ही मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स की गतिविधियों का विश्लेषण करने, उनसे जुड़े साक्ष्य एकत्र करने और उनसे निपटने के तरीके सुझाने के लिए 5 शीर्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की है। ड्रोन प्रौद्योगिकी से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी खतरे क्या हैं? ड्रोन का हथियार के रूप में उपयोग लघु आकार के वाणिज्यिक ड्रोनों में बदलाव कर विस्फोटकों या हथियारों को आसानी से कहीं पहुंचाना संभव हो जाता है। इसके चलते व्यक्तियों और मौजूदा अवसंरचना पर लक्षित हमलों को अंजाम देने भी संभव हो जाता है। सीमा पार तस्करी, अवैध व्यापार, ड्रोन के उपयोग से ड्रग्स, हथियार, विस्फोटक जैसी सामग्रियों की सीमा पार आसानी से तस्करी की जा सकती है। महत्वपूर्ण अवसंरचना में व्यवधान। ड्रोन साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग या भौतिक हमले करके अवसंरचना नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं। निजता के उल्लंघन से संबंधित जुड़ी चुनौतियां क्या है? हाई डिफिनेशन कैमरों और गैजेट से लैस ड्रोन आम नागरिकों की निजता के उल्लंघन जैसी खतरा पैदा कर सकते हैं। ड्रोन स्वार्म से एक ऐसी स्थिति है जिसमें बड़े ड्रोन समन्वित रूप से हैं और स्वतः कार्य करते हैं जो सुरक्षा तंत्र को खतरा पहुंचा सकते हैं। सुरक्षा प्रबंधन में ड्रोन की भूमिका क्या है? सीमा सुरक्षा। ये बड़े क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं तथा सीमाओं की निगरानी, टोही कार्यों में दक्षता को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक ये उन दुर्गम क्षेत्रों को भी कार्य कर सकते हैं जहाँ आसानी खुफिया तंत्र की तैनाती संभव नहीं है, जैसे कि पर्वतीय या जंगली इलाकों में। इनका उपयोग सैन्य लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने और दुर्गम क्षेत्रों में दुश्मनों या उनकी अवसंरचना पर घातक हमला करने के लिए किया जा सकता है। रियल टाइम में खुफिया जानकारी जुटाना मतलब एडवांस सेंसर से लैस ड्रोन युद्धरत क्षेत्रों में परिस्थितियों की सटीक जानकारी जुटाने के लिए रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध का साधन। युद्धरत क्षेत्रों में मानव रहित हवाई वाहनों की निरंतर मौजूदगी शत्रुओं में बेचैनी की असहजता पैदा करती है। इनका उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा होता है और इनमें इसके अलावा अचानक हमलों का डर भी उन्हें कोई कार्रवाई करने से रोकता है। मानव युद्ध विमानों का विकल्प। सुरक्षा अभियानों के दौरान पायलट की जान को जोखिम में डाले बिना सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर सकता है और कानून और व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस बल ड्रोन का प्रयोग अधिक भीड़ पर नजर रखने, अवैध गतिविधियों की निगरानी करने तथा खोज और बचाव अभियान जैसे कार्यों में कर सकते हैं। सटीक निशाना लगाना। लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस यूएवी ये शत्रुओं की सामरिक जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में सेना के सहायक हो सकते हैं। इससे हमले के दौरान संभावित जोखिम में नागरिक हताहतों की संख्या कम होती है। कम लागत में कार्य करने की क्षमता। ड्रोन कम लागत में प्रभावी तरीके से निगरानी की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा ड्रोन का रखरखाव भी आसान है। इसके लिए कम संसाधन की आवश्यकता होती है, साथ ही वे इसे आसानी से शीघ्रता से तैनात भी किए जा सकते हैं। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए भारत की पहल क्या है? काउंटर ड्रोन सिस्टम है, एंटी डॉग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी है, यूएवीएस की गतिविधियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, ड्रोन रोधी सिस्टम की तैनाती है, ड्रोन खतरे वाले क्षेत्रों की विस्तृत मैपिंग की गई है।
इसके तहत भारत-पाकिस्तान सीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों और कैमरों, सेंसर्स और इंफ्रारेड अलार्म जैसे लैस अतिरिक्त विशेष निगरानी उपकरण तैनात किए गए हैं। ड्रोन नियम 2021 ड्रोन उड़ाने की मंजूरी के आधार पर भारतीय हवाई क्षेत्र को 3 क्षेत्र ग्रीन, येलो और रेड में विभाजित करता है। रेड जोन वे क्षेत्र हैं जहां केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती है। ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे की राह में क्या कर सकते हैं? तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कार्रवाई, आतंकी गतिविधियों सहित नॉन स्टेट सशस्त्र समूह द्वारा यूएवीएस उपयोग को रोकने और उनसे सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की जानी चाहिए। 2019 में नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय काउंटर राग ड्रोन दिशा निर्देश जारी किए थे। इन्हें ड्रोन के खतरों का आकलन करने में बाद जारी किया गया था। आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा संबंधित उपाय है। यूएवीएस के लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। यूएवीएस से संबंधित कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाना चाहिए। साथ ही इसका उचित उपयोग, ड्रोन नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाने चाहिए। जागरूकता का प्रसार है। ड्रोन के सुरक्षित और वैध उपयोग के लिए नियम कानूनों के पालन के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही यूएवीएस के खतरों के प्रभाव से निपटने के लिए जनता को तैयार रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की भूमिका, नॉन स्टेट एक्टर्स से जुड़े खतरों की शुरुआत से में पहचान और एहतियाती उपायों के लिए निजी क्षेत्र, उद्योग जगत और विशेषज्ञों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। खतरों का आकलन, अति महत्वपूर्ण अवसंरचना और सार्वजनिक परिसंपत्ति की सुरक्षा से जुड़े खतरों की पहचान करने के लिए समय-समय पर आकलन किए जाने चाहिए। इनसे निपटने वाली टीम को बेहतर प्रशिक्षण उपकरण प्रदान करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ड्रोन हमलों की किसी भी घटना का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाना, हनी ड्रोन जैसी रक्षा रणनीतियों का उपयोग साइबर अटैकर्स को महत्वपूर्ण यूएवीएस मिशनों से दूर रखने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए कम वजन वाली वर्चुअल मशीनों का उपयोग करके हमलों को बेअसर किया जा सकता है। यह मिशन के संचालन तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। ड्रोन उपयोग फ्रेमवर्क को मजबूत करना, लाइसेंसिंग, प्रत्येक ड्रोन का पंजीकरण करके उसे लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए। इससे अधिकारियों को किसी दुर्भावनापूर्ण ड्रोन के मालिकों की पहचान करने में आसानी होती है। फ्लाइंग परमिट है, पंजीकृत ड्रोन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस के समान एक फ्लाइंग परमिट जारी किया जाना चाहिए। मल्टी फैक्टर सत्यापन की सख्त विधियां आम सुरक्षा के खतरों को रोकने में मदद कर सकती हैं। ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान करना, मैप आधारित पब्लिक ऐप में उन क्षेत्रों के बारे में बताया जाना चाहिए जिससे यूएवीएस ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। निष्कर्ष क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों के आने से ड्रोन प्रौद्योगिकी और अधिक आधुनिक होती जा रही है और ऐसे में भारत को सक्रिय और बहुआयामी अप्रोच अपनाने की जरूरत है। इसके तहत मौजूद विनियामक फ्रेमवर्क बनाना, काउंटर ड्रोन इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाना तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है। इससे सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2024। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने धन शोधन रोधी और आतंकवाद वित्त पोषण रोधी उपाय शीर्षक से भारत के लिए अपनी पारंपरिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में FATF ने धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण सहित वैध स्रोतों से धन अर्जित करने के निपटने के लिए उपायों को लागू करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है। रिपोर्ट के बिंदुओं पर नजर डालें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने FATF की सभी अनुशंसाओं के अनुरूप तकनीकी अनुपालन का उच्च स्तर प्राप्त किया है। भारत को FATF में रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में रखा है जो रेटिंग की सर्वोच्च श्रेणी है। इस श्रेणी में G20 केवल कुछ सदस्यों यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली को ही रखा गया है। भारत ने वित्तीय समावेशन में अधिक प्रगति की है और भारत में बैंक खातों वाली आबादी का अनुपात 2 गुने से भी अधिक हो गया है। स्टेट डिजिटल पेमेंट सिस्टम का अधिक प्रयोग सुनिश्चित हुआ है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिसंपत्ति की स्थिति में सुधार करने तथा परमाणु, रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रसार के लिए वित्त पोषण के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करने में सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के बारे में जाने तो इसकी उत्पत्ति 1989 में स्थापित किया गया था। ये वित्तीय प्रणालियों और व्यापक अर्थव्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण तथा परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण खतरों से बचाना। इसमें वित्तीय क्षेत्र कामकाजों को पारदर्शी बनाया जा सकता है और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। सचिवालय पेरिस, फ्रांस है। वर्तमान में FATF सदस्यों की संख्या 40 है। इसमें 38 देश हैं। 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं और भारत इसमें 2010 में सदस्य बना।
तरीका और ट्रेंड विकसित करना, ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खतरों की पहचान करने, उनका आकलन करने, उन्हें समझने में देशों की सहायता के लिए तरीकों और ट्रेंड का शोधन करता है। मानक निर्धारित करना है, एफएटीएफ की अनुशंसाएं संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयास सुनिश्चित करती है। कार्यान्वयन का आकलन ये देशों की निगरानी करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एफएटीएफ मानकों को पूर्ण प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। उच्च जोखिम वाले देशों का एफएटीएफ द्वारा वर्गीकरण है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्र देश जिनमें अधिक कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। ब्लैकलिस्ट ऐसे देश या क्षेत्राधिकार जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण और हथियारों के प्रसार से निपटने के प्रयासों में गंभीरता का अभाव है। वर्तमान में इसमें केवल 3 देश शामिल हैं: डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार। अधिक निगरानी वाले देश क्षेत्राधिकार ऐसे देश जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण और हथियारों के प्रसार का वित्त पोषण से निपटने हेतु अपने गवर्नेंस में निहित कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग तो पता ही होगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध गतिविधि होती है जिसमें आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन के स्रोत को छिपाकर उसे वैध स्रोत से प्राप्त होने जैसा दिखाया जाता है। ये गतिविधियां अपराधी को धन स्रोत से उजागर किए बिना इनका उपयोग करने में मदद करती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण क्या है? प्लेसमेंट है, आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन को अन्य जगहों पर स्थानांतरित करना ताकि उनका स्रोत छुपाया जा सके। लेयरिंग है, धन के स्रोत को छुपाने के लिए कई लेन-देन को उसके मूल स्रोत की पहचान और ट्रैकिंग को मुश्किल बना देना। इंटीग्रेशन है, अवैध गतिविधियों से अर्जित धन को इस तरह से वैध बनाना कि वह अपराधी की ईमानदारी से अर्जित और वैध धन के रूप में उपलब्ध हो सके। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या है? इसमें आतंकवाद संगठनों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को वित्त पोषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन तरीके शामिल हैं। इसे वैध स्रोतों, व्यवसायों और चैरिटी से प्राप्त लाभ और आपराधिक स्रोतों जैसे नशीली दवाओं का व्यापार, हथियारों की तस्करी और फिरौती के लिए अपराध दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। आतंकवाद के वित्त पोषण के चरण क्या है? धन जुटाना जिसमें दान है, सेल्फ फंडिंग है, आपराधिक गतिविधि है। धन हस्तांतरित करना है किसी आतंकवादी नेटवर्क को, किसी आतंकवादी संगठन को, किसी आतंकवादी सेल को। धन का उपयोग करना है हथियार या बम बनाने हेतु उपकरण की खरीद में, भर्ती प्रशिक्षण के लिए भुगतान और आतंकवादियों के रहने के खर्च उठाने के लिए। रिपोर्ट में भारत में ईएमएल, मनी लॉन्ड्रिंग और से संबंधित चिंताएं जताई गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य स्रोत हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमुख स्रोतों में साइबर आधारित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियां हैं। सुरक्षा संबंधी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट ऑफ अल-कायदा से जुड़े समूह जम्मू और कश्मीर व उसके आसपास के क्षेत्र शामिल सक्रिय हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में क्षेत्रीय विद्रोही समूह और वामपंथी चरमपंथी समूह भी सक्रिय हैं। कानून प्रणाली कानून को लागू करने में समस्याएं भी हैं। निगरानी कमी है क्योंकि गेडिंग, नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स क्षेत्र में या तो निगरानी की कमी है या निगरानी अभी शुरू नहीं हुई है, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में। कर कानून के तहत नगद लेन-देन पर प्रतिबंध, बहुमूल्य धातुओं और जवाहरात के विक्रेताओं से जुड़े जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स, धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण नियम और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा जारी दिशा निर्देशों में देश के राजनीतिज्ञों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पीईपी मतलब वे व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रमुख पद, राज्य सरकार के प्रमुख वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सरकारी न्यायिक या सैन्य अधिकारी आदि पर आसीन होते हैं और इनके द्वारा अवैध धन शोधन या भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसे अपराध करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने की संभावना होती है। भारत में एएमएल और सीएफटी से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क और सरकारी एजेंसियां क्या हैं? मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां रोक लगाना, साथ ही इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को शामिल संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम है यूआपा 1967। इसका उद्देश्य गैर कानूनी गतिविधियों में और आतंकवाद में वित्त पोषण सहित आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। भारत की वित्तीय अधिसूचना एकक यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनियन इंडिया, इसकी उत्पत्ति स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। एफआईयू या इंडिया मतलब का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी जुटाना, इसे जो है उसे प्रोसेस करना तथा जुटाई की जानकारी के विश्लेषण प्रसार के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना है। ईडी क्या है? यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करना और अभियोजन तथा देश भर के पीएमएलए के तहत आपराधिक तरीके से अर्जित आय को जब्त करने के लिए, जैसे केजरीवाल का किया गया था। यह है भारत में पहचाने गए जोखिम पर लागू नीतियां क्या है? नकदी आधारित आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जोखिम है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में देश के प्रत्येक निवासी को विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचान संख्या आधार जारी की जाती है।
कि बिना शुल्क के जीरो बैलेंस खाते खोलने की योजना चलाई जा रही है। अदृश्य व्यापार आपूर्ति श्रृंखला 2017 में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की गई। इसमें ई चालान, ई बिल, केंद्रीय स्तर पर डेटा की प्रोसेसिंग जैसे प्रावधान है। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े जोखिम है, जिसमें सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री CFR में पंजीकरण आसान किया गया है। 2016 में स्थापित वेब आधारित सर्चेबल डेटाबेस है। भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिम में है कदम 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किए गए। इसके तहत वाणिज्यिक संगठनों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया गया और रिश्वतखोरी से जुड़े अपराध की सजा में वृद्धि की गई है। अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों के जोखिम है, जिसमें पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पोर्टल को 2022 में लॉन्च किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। लीगल पर्सन दुरुपयोग जुड़े जोखिम है। 2017 में सेल कंपनियों पर कार्यबल का गठन किया गया और इसमें अवैध गतिविधियों में उपयोग की गई सेल कंपनियों की पहचान करने के लिए एक डेटाबेस संकलित किया गया। इस डेटाबेस के अनुसार कई सेल कंपनियों में समान निवेशकों की नियुक्ति की गई। नई प्रौद्योगिकी से जुड़ी जोखिम है। RBI ने 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसी नई पहलों को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक विभाग की स्थापना की। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे निपटने वाली एजेंसी की क्षमता में सुधार। 2022 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया फिनेट सिस्टम विकसित किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय खुफिया जानकारी जुटाना, इसका विश्लेषण करना और एजेंसियों के साथ साझा करना। इसके लिए कई डेटा स्रोतों पर आधारित अत्याधुनिक रिस्क स्कोरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे की राह में रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें जोखिम विश्लेषण है, पॉलिटिकल एक्सप्लोरेशन पर्सन है, जिसमें रिपोर्टिंग संस्थाओं में घरेलू PEPS की पहचान में सुधार करना है चाहिए और इनमें जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। निगरानी में सुधार, संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने पर DNFBPS को संदिग्ध लेन-देन से जुड़ी सभी गतिविधियों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। लीगल पर्सन व्यवस्थाओं की निगरानी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को रजिस्ट्रियों की निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि लीगल पर्सन पर पर्याप्त, सटीक और अपडेट जानकारी तथा लाभवर्धक स्वामित्व से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो सके। आतंकवाद के वित्त पोषण की रोकथाम, इसमें जो है लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने के लिए फ्रेमवर्क सुधार करना चाहिए। यह स्पष्ट हो सके कि सभी नेचुरल और लीगल पर्सन बिना देरी के धन और संपत्ति को फ्रीज करने के लिए बाध्य हों। न्यूज इन शॉर्ट्स में क्या है, तो इसमें जो है तो सैन्य क्षेत्र में AI में जिम्मेदारी को उपयोग हो तो ब्लूप्रिंट। तो रिस्पॉन्सिबल AI इन मिलिट्री डोमेन शिखर सम्मेलन 2024 में दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया था। इसमें मिलिट्री डोमेन यानी सैन्य क्षेत्र में AI की जिम्मेदारी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी ब्लूप्रिंट पावर एक्शन की घोषणा की गई। GM को 2023 के इसके प्रथम शिखर सम्मेलन के साथ शुरुआत किया गया था। सैन्य क्षेत्र में AI के जिम्मेदार पूर्वक उपयोग की सुनिश्चित करने के तरीकों पर सभी हितधारकों के साथ वैश्विक चर्चा का मंच है। ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर AI का प्रभाव, और ये सब है। सैन्य क्षेत्र में AI का जिम्मेदार पूर्वक उपयोग हो सकता है। AI का उपयोग नैतिक और मानव केंद्रित होना चाहिए, साथ ही इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। और है ऑपरेशन चक्र थर्ड। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने ऑपरेशन चक्र थर्ड के माध्यम से एक वर्चुअल संपत्ति बुलियन समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। यह ऑपरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के साथ समन्वय किया गया था। ऑपरेशन चक्र है, इसे 2022 में CBI द्वारा शुरू किया गया था और इंटरपोल द्वारा सहायता प्राप्त एक वैश्विक कार्रवाई है। इसका उद्देश्य है संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क से निपटना और इसे नष्ट करना है। 2023 में इसका चरण 2 और जबकि 2022 में इसका चरण 1 शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी जो है अरिघात, INS अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इस अतिरिक्त पनडुब्बी के साथ भारतीय नौसेना के पास अब 2 SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बियां INS अरिहंत एवं INS अरिघात हो गई है। भारत की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों की बात करें तो अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास और निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। ATV जो है परियोजना के तहत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत को 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS अरिहंत में 2022 में एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह 4 परमाणु सक्षम मतलब K4 SLBMS जो कि रेंज 3500 किमी से अधिक या 12 K15 SLBMS 750 से ले जा सकती है। वर्ष 2019 में भारत में 10 वर्षों के लिए अकुला श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चलित हमलावर पनडुब्बी को लीज पर लेने हेतु रूस के साथ $3 मिलियन का सौदा किया गया था।
भारत के लिए पनडुब्बियों का महत्व, परमाणु रोधक क्षमता, परमाणु त्रयी को मजबूती मिलती है और इस त्रयी में भूमि आधारित इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रैटेजिक बम्बर शामिल है। विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक की क्षमता, ये भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति के अनुरूप है। सामरिक महत्व, एसएसबीएन पनडुब्बियां दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत के परमाणु शस्त्र संपन्न पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में सामरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। भारत की नौसेना शक्ति में वृद्धि, ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। अन्य महत्व है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान मिलेगा, साथ ही महत्वपूर्ण रक्षा आक्रमण क्षमताओं को बेहतर किया जा सकेगा। कम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल, तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण में रेंज से VLSR सैम का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। यह उड़ान परीक्षण भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया था। कम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है के बारे में जाने तो यह भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी मौसम के लिए सक्षम मिसाइल है। यह ऊर्ध्वाधर रूप से लॉन्च की जाने वाली सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। VLSR सैम पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली है। यह सी स्कीमिंग करने वाली लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावित कर सकती है। विशेषताएं, स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आदि है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा सिक्योरिटी का न्यूज। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।